जय हिंद, जय बिहार। आसान क्लासेज में पढ़ने के लिए आप फिर से हो जाए तैयार। तो चलिए, हमने कल तक जो पढ़ाया था उसके आगे आज मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 10 साइंस का, विज्ञान का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें हमने कल डिस्कस किया था रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में, और आज हम लोग उसके आगे का चीज देखेंगे। उसमें हमने अभिकारक प्रतिफल वगैरह भी पढ़ लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से आप पहला वीडियो, इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमें चीज पढ़ना है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या अभिलक्षण। उसके लक्षण क्या है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सबसे पहला जो चीज है यहाँ पर है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, हमने कल अवस्था के बारे में बताया था जब हम पढ़ा रहे थे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमने बताया था कि अवस्थाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये 3 अवस्थाएं होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो कोई भी चीज जैसे ठोस रहता है तो वो द्रव में परिवर्तित हो सकता है, द्रव गैस में परिवर्तित हो सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन में होता है, जिसके बारे में हमने पहले बताया था आपको। अब मैं तापमान में परिवर्तन के बारे में बताऊंगा कि जब हम किसी चीज को रासायनिक अभिक्रिया में लेकर के जाते हैं, जैसे कि आप चूना को पानी में मिलाते हैं, तो क्या होता है, चूने का जो बर्तन रहता है, जिस बर्तन में हम पानी में चूना को मिलाते हैं, वो बर्तन गर्म हो जाता है। तो पहले उसमें क्या होती है, उसका ताप कम रहता है, बाद में उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। रंग में परिवर्तन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक कॉपर का वायर है जिसको एसिड में डाला गया है, तो उसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर रंग परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। गैस का निकलना, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि पानी में चूने का पत्थर डाला गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ बुलबुले बन रहे हैं जो कि गैस निकलने को दर्शा रहा है। किसी गंध का निकलना, हो सकता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो जिसमें कोई किसी प्रकार की गंध निकले, किसी प्रकार की बदबू निकले। ठीक है। तो वो भी रासायनिक जो है अभिक्रिया का एक लक्षण है, एक पहचान है। अपक्षेप का बनना, प्रिसिपिटेट का बनना, जैसे हम लोग किसी चीज को रिएक्शन में लेकर के जाते हैं तो कभी कभी वहां पर अपक्षेप भी बनने को दिखता है, यानी कि कोई चीज ठोस के रूप में जमा होकर के रह जाता है विलयन के अंदर। वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, आगे उसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए विनेगार है। विनेगार का मतलब होता है सिरका। सिरका में जो है पानी मिलाया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी संकेत और सूत्रों को हम जब लिखेंगे अभिक्रिया के, तो उसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे आप यहाँ पर अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वायु का सेंस यहाँ पर आएगा, वायु का मतलब यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन से लेकर के। ठीक है। तो वायु की बात जहां भी आएगी तो क्या समझना है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करावेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। ठीक है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर Mg है, मैग्नीशियम ऐसे लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का O2 लिखेंगे, एरो देंगे, साइन ऑफ गिब्स बोलते हैं इसको। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, MgO। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये Mg है, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ये हो जाएगा रासायनिक ये हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण। ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जल रहा है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, जलाने पर उसका व्हाइट, सफेद कलर का उसका जो है पाउडर प्राप्त हो रहा है जलने के बाद। आगे हम लोग आते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि रासायनिक समीकरण में कुछ अभिकारक होते हैं और कुछ प्रतिफल होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है उसको समझेंगे। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी कि भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अभी आपने पीछे वाले स्लाइड में देखा
कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको समझना है कि वो रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक हैं। चलिए अब आगे देखते हैं उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब हो गई उसके बाद कुछ चीजें जो बनती है उसे कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहां आपने देखा था, फिर से मैं बता दूं कि Mg+O2 जब इसको करते हैं तो क्या होता है MgO, इसको हम बैलेंस करके भी आगे दिखाएंगे, अभी फिलहाल आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो पदार्थ हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसीलिए इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे प्रतिफल बोलेंगे, प्रतिफल भी बोल सकते हैं और उत्पाद भी बोल सकते हैं या उत्पाद। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि तीर के इस तरफ जो है यानी कि उस तरफ जो दिखाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, बन रहा है, और इस तरफ जो है उसको अभिकारक कहते हैं और उस तरफ जो तीर के उस तरफ जो है उसको प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो इस साइड होगा उसे आपको समझना है अभिकारक और जो उस साइड होगा उसको समझना है प्रतिफल। तो यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आए होंगे तो आगे हम चलते हैं। अब आगे है कि देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ विधि होती है, ऐसे ही कि नहीं लिख दिया जाता रासायनिक समीकरण, उसमें जो प्लस का साइन होता है उसका कुछ मतलब होता है, तीर का साइन जो रहता है साइन ऑफ विश जिसको बोलते हैं उसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ नियम को देखेंगे कि अभिकारकों व उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं, तीर के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि ये जो है ये हमारा बायां है, ये हमारा बायां पक्ष है यानी बायां तरफ है, और ये हमारा दायां साइड है, दायां पक्ष है। ठीक है, तो ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष की तरफ अभिकारक और दाएं पक्ष की तरफ आपको याद रखना है प्रतिफल होगा। इसका पहला जो है जो बात पहले हमने लिखी है वो है अभिकारकों के अनुसूत्रों के बीच धनात्मक चिन्ह लगाते हैं, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी धनात्मक चिन्ह का निशान लगाते हैं। अगर उत्पाद एक से ज्यादा हो तो वहां पर हम तीर के निशान के उस तरफ भी प्लस साइन का यानी धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की तरफ होता है यानी इस तरफ उत्पाद होगा, ठीक है, तीर के निशान के उस तरफ, और इस तरफ क्या होगा, अभिकारक होगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आए? कोई दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले जो भी कोई रासायनिक समीकरण लिखा जाता है वो असंतुलित होता है, कभी कभी संतुलित भी होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि असंतुलित होता है, तो उसे हम संतुलित करते हैं। ऐसे समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि उसमें प्रतिफल में जो परमाणु होते हैं और उत्पाद में जो परमाणु होते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का तत्व का वो बराबर नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि हम पिछली स्लाइड में जो हमने लिखा था वो असंतुलित है, संतुलित नहीं है, तो हम संतुलित जब आगे करना सीखेंगे तो देखेंगे कि कैसे वो संतुलित होता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के एक परमाणु है, यहाँ भी मैग्नीशियम के एक परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। इससे ये साबित होता है कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है, तो इसको असंतुलित बोलेंगे। चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। आप जैसे ये देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होगा, रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, बराबर जब हम उसको कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए Mg जो है 2 हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते, यहाँ 2 लगा के हम बराबर नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं बनेगा। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर वहां पे 2 क्यों नहीं लगता। तो इसके हम सामने 2 लगाएंगे, यानी कि ये ब्रैकेट में 2 हो गया, ये 2 दोनों का हो गया। तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन बराबर करने के लिए 2 लगाया तो यहाँ देखा कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब जब मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ मैग्नीशियम के लिए भी हमने लगा दिया, तो अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। तो बात ये आती है कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक ही क्यों है?
क्यों जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना? तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है, ये एक द्रव्यमान संरक्षण नियम आता है, जिस नियम के तहत कहा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि न ही कोई नया पदार्थ जो बनता है उसमें द्रव्यमान न बढ़ जाता है न घट जाता है, वो बराबर रहता है। तो इसी के लिए हमें रासायनिक समीकरण को भी बराबर करना होता है, तभी हमारा अभिक्रिया हो पाएगा। अतः रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उसके उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी आपने उधर देखा कि यहाँ पर पहले जो था, यहाँ पे Mg 1 है और यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है कि उनकी द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, क्योंकि हर एक परमाणु का एक द्रव्यमान होता है जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, वो फिक्स होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, और जब परमाणु का द्रव्यमान होता है तो दोनों तरफ संख्या भी बराबर होनी चाहिए, तभी द्रव्यमान बराबर होगा। इसी की वजह से हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों तरफ एक पोस्ट ब्रैकेट बना लीजिए। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसान होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर Fe है और H2O है। Fe का मतलब होता है लोहा, और यहाँ पे H2O का मतलब होता है जल, ठीक है। और यहाँ पे बना Fe2O3, यानी कि लोहा का ऑक्साइड बन गया, जिसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पे बना हाइड्रोजन गैस, इसको तीर के ऊपर की तरफ निशान करके भी दिखा सकते हैं। तो समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों और परमाणुओं की संख्या नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या पहले आप तत्व लिख लें, तो यहाँ पर हम तत्व सबसे पहले लिख लेते हैं Fe, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है, H हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे अभिकारक में 3 तत्व हैं और प्रतिफल में भी 3 होंगे। तो चलिए अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लगा हुआ नंबर उम्बर, इसका मतलब यह है कि Fe जो है एक परमाणु है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 परमाणु है। देख लेते हैं उधर क्या है, उधर जो है Fe का 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। यहाँ पर हमने इतना देख लिया। अब इसके बाद इसको संतुलित करना है, तो बड़ी आसानी के साथ आपका संतुलित होगा। सबसे पहले बड़ा वाला देखेंगे कि बड़ा सबसे ज्यादा इसमें परमाणु की संख्या कहाँ पर है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है, यानी उत्पाद में ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 1 ही है। तो क्या इसे हमें 3 से गुना नहीं करना होगा, इसे बिल्कुल 3 से गुना करेंगे। जब इसे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हम लगाएंगे, यहाँ हम 3 लगाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ 3 लगाया तो देखा कि हाइड्रोजन 3 गुना 6 हो गया, तो हाइड्रोजन में भी हम 3 से गुना कर दिए, 3 गुना 6 हो गया। अब यहाँ पर फेरस को हम देखेंगे, तो फेरस में कितना से गुना करना होगा, क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी हम 2 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और यहाँ भी 2। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन को देखें, ये तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 है, 2 तिया 6 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इसे अगर हम यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। इधर यहाँ पे 2 है, इधर भी यहाँ पे 2 है, इधर यहाँ पे 3 है, इधर यहाँ पे 3 है। इस तरीके से आप देखें तो आप चेक करें तो सारे जो जितने भी इसमें इस अभिक्रिया में जितने भी तत्व हैं उन सभी की परमाणु संख्या जो है बराबर हो गई है। तो इस प्रकार आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, यानी कि इसमें आपको नंबर हिट करना है और ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि दोनों तरफ बराबर करने की। अब देखिए, अब अगली बात है कि संतुलित समीकरण के बाद अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था के भी संकेतों को लिखते हैं। जैसे आप भौतिक अवस्था के संकेत को कैसे लिखेंगे, आप ठोस के लिए लिखेंगे, ठोस को क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, तो इसके लिए हम लिखेंगे S, और लिक्विड यानी द्रव को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड को हम लिखेंगे L से, और गैस को हम लोग इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं, ठीक है, गैस ही बोलते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे G।
ठीक है। तो जहां पर आपका जो पदार्थ होगा, जो तत्व होगा, अगर वो ठोस है तो आपको उसके नीचे ठोस एस लिखना है, अगर द्रव है तो उसके नीचे एल लिखना है, और अगर गैस है तो उसके यहाँ पर जी लिखना है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अभिकारकों और उत्पादों को भौतिक अवस्थाओं, यहां बता दिया गया कि भौतिक अवस्था संकेत एस द्रव के लिए एल और गैस के लिए जी। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है? देखिए, जलीय विलयन यानी किसी चीज को अगर आप जल में मिलाए हैं तो वो लिक्विड है, द्रव के रूप में है, लेकिन वहां पे द्रव नहीं, बल्कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। इसलिए इसके लिए आपको लिखना होगा ए क्यू, शॉर्टकट में आप लिखेंगे ए क्यू। ठीक है। उसके बाद अभिकारकों की परिस्थितियां, ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तीर के निशान के ऊपर भी लिख सकते हैं आप, नीचे भी लिख सकते हैं। अभिकारकों को गर्म करने के लिए तीर के ऊपर ट्रायंगल का निशान इस तरीके से दिया जाता है, तीर के निशान के ऊपर। याद रहे कहां देना है? तीर के निशान के ऊपर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। यहां से आपका समझिए कि जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, और हम लोग कोशिश करेंगे इसको इतना डिटेल में पढ़े, इतना अच्छा से पढ़े, ताकि इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे न छूटने पाए, और आप, मेरी दुआ है कि 90 प्लस स्कोर करें। रासायनिक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया का जो सबसे पहला अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, एकल का मतलब होता है सिंगल, अकेला, एक ही पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक पदार्थ हमने ए ले लिया, एक पदार्थ हमने बी ले लिया, और एक पदार्थ बन गया सी। ये दोनों ए और बी मिलकर के बन गए सी। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर सी है, सी का मतलब हो जाता है आपको कार्बन, और O2 का मतलब हो जाता है ऑक्सीजन, और यहां पे हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो हो गया आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दो या दो से अधिक है, तो यहाँ पर दो है, दो तत्वों या यौगिकों के मिलने से एक नया यौगिक बना है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपका क्या बना? जल बना। अब एक बात आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे देखिए कार्बन क्या है? ठोस है। कार्बन क्या है? ठोस है। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। क्या है? ये ऑक्सीजन जो है ये गैस के रूप में है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? जी। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस है, तो इसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे जी। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों गैस है, इसके लिए जी लिखा हुआ है, और पानी जो है वो लिक्विड है, यानी कि द्रव है, तो उसके लिए एल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको अवस्था भी दिखानी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप अवस्था दिखाएं ही, आप अवस्था न भी दिखा सकते हैं तो भी रासायनिक समीकरण आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा। अब हम अगले अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? वियोजन अभिक्रिया। कहीं कहीं इसको अपघटन अभिक्रिया भी लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है मिलना, यानी कि कॉम्बिनेशन, जो आपने पढ़ा। डी मतलब उसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे। यहाँ देखिए, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो ये अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक ही अभिकारक है, और यहाँ पर देख लीजिए कितने प्रतिफल है? 3 प्रतिफल है। यहाँ पर एक अभिकारक है, और कितने प्रतिफल है? 3 प्रतिफल है, यानी कि 3 उत्पाद हैं, और सभी में देखिए यहाँ पर जो है उसकी अवस्था लिखी गई है। फेरस सल्फेट है, इसका नाम है फेरस सल्फेट।
ठीक है, यानी कि लोहा का ये सल्फेट है और यहाँ पर इसमें उष्मा दी जाती है। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हीट दिया जाता है, गर्मी दी जाती है, उष्मा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ए है, यानी एक कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है और ये टूट करके दो बना है। दो से अधिक भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको हमने केवल दो लिखा है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि FeSO4 है जो कि टूट करके क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है, SO2 बना रहा है और SO3 बना रहा है। यानी कि ये जो फेरस सल्फेट है इसका नाम है फेरस सल्फेट, आप लिख लें फेरस सल्फेट। और यहां पे हो गया फेरिक ऑक्साइड, और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि 3 लिखा हुआ उसमें। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि एक पदार्थ टूट करके 3 नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो ये क्या है, इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला है उष्मीय वियोजन, नाम से ही साबित है कि इसमें इस वियोजन में उष्मा की जरूरत होगी, हीट की जरूरत होगी। ठीक है, तो उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि उष्मा यानी हीट के द्वारा अगर कोई वियोजन होता है, कोई अपघटन होता है, तो उसे हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या है, CaCO3 है, यानी कि इसको बोलते हैं चूना पत्थर। इसको गर्म करने पर, यहाँ पर आप तीर का निशान इस तरीके से दे सकते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक पदार्थ हीट से यानी उष्मा से टूट कर क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड बना है, जिसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। ये चूना पत्थर है। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो बिना बुझा हुआ चूना इसको कहेंगे, और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नोट में आप देख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग उद्योगों व सीमेंट के निर्माण में होता है। आपसे पूछ देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, या आपसे पूछ देगा चूना, या आपसे पूछ देगा बिना बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है, तो आप लिखेंगे इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में व सीमेंट के निर्माण में होता है। ऑप्शन वगैरह रहेगा तो इस तरीके से आप टिक कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है विद्युत वियोजन। जिस तरीके से उष्मा का इस्तेमाल करके हम वियोजन अभिक्रिया करवा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। ठीक है, वो बिजली एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, लेकिन सिंपली डीसी का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। विघटित होने का मतलब होता है टूट जाता है, समझे। यहां पे देखिए, ये विद्युत धारा यहां पे होनी चाहिए, विद्युत तीर के ऊपर लिखा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जल है, यानी H2O, इसको क्या बोलते हैं, जल। और यहाँ पे H2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब, इसका O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो हमारा जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। क्या लगा तोड़ने के लिए, विद्युत धारा लगी, इसलिए इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रकाशीय वियोजन, फोटोलाइसिस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में हो, कोई चीज टूटे तो सूर्य के प्रकाश से टूटे, उसे हम बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। उदाहरण देख लेते हैं, AgCl, यानी कि AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। इस पर जब हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और यहाँ पे Cl2 होगा, क्लोराइड जो है अलग हो जाएगा। या फिर आप ब्रोमाइड ही डालेंगे तो यहां पर आप Br कर लें। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, ये है ब्रोमीन। और इसका AgBr का Ag सिल्वर ब्रोमाइड यहां पे लिख देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं कि श्याम श्वेत, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट,
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है? तो हम बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन का अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया इसको लिख करके बताइए, तो आप लिख देंगे 2AgBr, तीर का निशान देंगे, उसके बाद 2Ag + Br2 आप लिख देंगे, तो आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं से भी कोई नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस चीज का इस्तेमाल होता है? तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको दे देगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया दे देगा, आपको दे देगा उष्मीय वियोजन दे देगा, उसके बाद आपको दे देगा प्रकाशीय वियोजन, तो हम ठीक किसमें मारेंगे? याद दे देगा इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप किसमें टिक मारेंगे? प्रकाशीय वियोजन पर। ठीक है, अब अगली अभिक्रिया जो है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इतने अभिक्रियाओं को, इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके एक एक कमेंट का जवाब दे रहे हैं, लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट का जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया है, और उन्हें भी इस चीज का बहुत ही फायदा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव है, कितना इसमें इंफॉर्मेशन है, कितना कुछ सर ने इसमें बताया है। तो इस अभिक्रियाओं को, इस अभिक्रिया के जो भी डिफिनेशन है, जो भी परिभाषा है, उन परिभाषा को आप याद करें, इसे बार बार देखें, बार बार इसे समझें, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके अच्छा से आप इसको लिखिए, और लिखने के बाद आप इसे पढ़िए, ताकि जब एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे न छूटे। हम ये चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा 100 में 100 लिख करके आए, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल आसान क्लासेस के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।